बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पढ़े थे कुछ श्वसन के विकार और हमने बात की थी कि किस तरह से जो है एलर्जी जो है उससे हमारे फेफड़ों में सूजन वगैरह आ जाती है। साथ ही हमने पढ़ा था कि जो धूम्रपान है उसके कारण बहुत सी बीमारियां जो हैं श्वसन संबंधी हो जाती हैं, अतः धूम्रपान से दूर रहना चाहिए। साथ ही दिए थे आपको 2 प्रश्न, तो जल्दी से आप अपनी कॉपी खोलिए, देखिए प्रश्न आपने सही किए या नहीं। बात करते हैं उनके बारे में। सिलिकोसिस का मुख्य कारण क्या है? तो आपको बताया था कि कुछ लोग जो विशिष्ट व्यवसाय करते हैं, यानी खदानों में काम करते हैं या कई कारखानों में काम करते हैं, तो जो धूल के कण हैं और कुछ रेशे हैं वो सब क्या करते हैं, उनकी सांस के साथ उनके फेफड़ों के अंदर जाकर के जम जाते हैं, जिसके कारण कि इस तरह की बीमारी हो जाती है। और फेफड़ों में कैंसर का मुख्य कारण क्या है? तो फेफड़ों में कैंसर का मुख्य कारण क्या है? जी हाँ, जब धूम्रपान किया जाता है तो उस कंडीशन में जो कोशिकाएं हैं वो उत्तेजित हो जाती हैं। उत्तेजित होकर के वो कोशिका विभाजन अधिक मात्रा में करने लगती हैं और गांठ सी बनाती हैं और धीरे धीरे वो पूरे फेफड़ों में फैल जाता है और कैंसर का रूप ले लेता है। अब आज हम बात करेंगे आपके अभ्यास प्रश्नों के बारे में। तो पहला जो आपका अभ्यास प्रश्न है वो है जैव क्षमता की परिभाषा दें और इसका महत्व बताइए। तो जैव क्षमता की जब हम बात करते हैं तो 2 चीज़ें हैं इसमें आपके। इसमें पहला तो आता है आपका ज्वारीय आयतन, दूसरा आपका आता है जो आपने सांस ली है ना, अंतःश्वसन संचयी आयतन, और जो सांस बाहर निकाली यानी निःश्वसन संचयी आयतन। ठीक है, तो पहला आपका हो जाता है IRV, दूसरा हो जाता है ERV। तो ERV IRV प्लस आपका ज्वारीय आयतन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं TV। ठीक है, तो इन सब को जब मिला दिया जाता है तो वो क्या कहलाती है? हमारी जैव क्षमता कहलाती है। और फेफड़ों के व्यावहारिक कार्यों को निर्धारित करने के लिए, है ना, जो फेफड़ों के व्यावहारिक कार्य हैं उनको निर्धारित करने के लिए उनके आयतन तथा क्षमताओं को मापने में ये सहायक होता है। अगला प्रश्न है आपका सामान्य निःश्वसन के उपरांत फेफड़ों में शेष जो वायु होती है उसका आयतन बताएं। तो जब सांस बाहर निकाली जाती है उसके बाद भी कुछ जो हवा है, कुछ वायु है, वो फेफड़ों के अंदर रह जाती है। वो होती है आपकी 1000 से 1100 मिलीलीटर तक। गैसों का विसरण केवल कुपिकीय क्षेत्रों में होता है, श्वसन तंत्र के किसी अन्य भाग में नहीं। ऐसा क्यों होता है? तो जो श्वसन आपको बताया गया था कि जो श्वसनिकाएं हैं बहुत सारी अंदर फेफड़े के अंदर, उनका जो सिरा होता है वो थोड़ा सा फूल जाता है, जिसको कि कुपिका कहा जाता है। उसी कुपिका के अंदर क्या होता है आपका वायु आना और जाना, यानी गैसों का विनिमय उसी के अंदर होता है। ये देखिए एक कुपिका का चित्र है। अब देख रहे हैं कि इसमें ऑक्सीजन जो है आपके रक्त में जाकर के, रुधिर में जाकर के मिल रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है। ठीक है, तो आंशिक दाब, अब क्या है कि जब गैसों के मिश्रण में किसी विशिष्ट गैस के दाब में भागीदारी को क्या कहा जाता है? आंशिक दाब कहा जाता है। इसको कैसे लिखा जाता है? PO2 और PCO2 लिखा जाता है। इसमें होता क्या है, जैसे ये अब देखिए कुपिका का जो आप चित्र देखेंगे, इसमें आपने देखा है 3 स्तर होते हैं इसके, है ना। एक तो होता है आपका 3 स्तरों की बनी हुई होती है कुपिका की पतली शल्की उपकला। ठीक है, ये आपकी क्या है? शल्की उपकला होती है। एक होती है आपकी अंतःकला होती है, और इन दोनों के बीच में क्या होता है आपका? ये जो है आपका क्या है? आधारीय तत्व। इनके बीच में क्या होता है आपका? आधारीय तत्व होता है। ठीक है, CO2 के परिवहन की मुख्य क्रियाविधि क्या है? व्याख्या करिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है कोशिकीय श्वसन के पश्चात अंत में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के अणुओं का निर्माण होता है। जब श्वसन की क्रिया होती है तो अंत में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का निर्माण होता है। इस कार्बन डाइऑक्साइड का जो परिवहन है वो कोशिकाओं से फेफड़ों तक भी रुधिर के द्वारा अधिक आसानी से होता है, क्योंकि जल में O2 की अपेक्षा ये 20 गुना अधिक घुलनशील होती है। और इसका जो परिवहन होता है वो 3 तरह से होता है। रुधिर जो है आयतन के अनुसार 50 से 60% कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाने की क्षमता रखता है, लेकिन मनुष्य में 100 मिलीलीटर रुधिर सिर्फ 4 मिलीलीटर कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी कि मनुष्य में 100 मिलीलीटर रुधिर में सिर्फ 4 मिलीलीटर कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवर्धन जो है वो 3 तरह से किया जाता है। पहला है कार्बेमिनो यौगिक के द्वारा,
के रूप में, तो कार्बेमिनो यौगिक के रूप में 23% होता है, बाइकार्बोनेट के रूप में 70%, यानी सबसे ज़्यादा बाइकार्बोनेट के रूप में होता है, और प्लाज्मा में घुली अवस्था में ओनली 7% होता है। तो एक एक करके अपन तीनों के बारे में देखते हैं। कार्बोमिनो यौगिक में क्या हो जाता है कि 23% है। हीमोग्लोबिन का जो NH2 समूह है उससे संयोजन करके एक ये बनाता है, क्या बनाता है, कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन बनाता है, ठीक है। और प्लाज्मा प्रोटीन के संयोजन के परिणाम स्वरूप कार्बोमिनो प्रोटीन के रूप में संपन्न होता है। क्योंकि प्रोटीन्स ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या करते हैं, NH2 यानी एमिनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप ये दोनों बनते हैं, तो इसलिए जो है ये क्रिया जो है इस तरह से ये कार्बन की संपन्न होती है। फिर बाइकार्बोनेट के रूप में बात करते हैं, तो बाइकार्बोनेट के रूप में मैंने आपको बताया 70% यानी मैक्सिमम बाइकार्बोनेट के रूप में इसका परिवहन होता है 70%, है ना। तो अधिकांश जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो रुधिर के प्लाज्मा से लाल रक्ताणुओं में विसरित हो जाती है ना। CO2 प्लाज्मा से किस में चली जाती है, RBCs में चली जाती है, और RBCs के कोशिका द्रव के जल से संयुक्त होकर के क्या बनाती है, कार्बोनिक अम्ल बनाती है, कार्बोनिक अम्ल बनाती है। और RBCs में एंजाइम होता है कौन सा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक है, की उपस्थिति के कारण ये कार्बनिक अम्ल के निर्माण की दर प्लाज्मा की अपेक्षा कितनी हो जाती है, 5000 गुना बढ़ जाती है। तो RBCs में क्या बनाती है, कार्बोनिक अम्ल बनाती है ये, ठीक है। इस वजह से रुधिर की 70% कार्बन डाइऑक्साइड लाल रुधिर कणिकाओं में प्रवेश करके कार्बनिक अम्ल बनाती है, और ये शीघ्र बाइकार्बोनेट और किस में बदल जाता है, हाइड्रोजन आयन में बदल जाता है। ये जो 70% है ना, 70% लाल रुधिर कणिकाओं में प्रवेश करके कार्बनिक अम्ल जो बना ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, किस में टूट जाता है, बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन आयन में ये टूट जाता है, ठीक है। और इसका जो pH है वो, इसीलिए pH जो है रुधिर का वो 7.4 जो है वो स्थिर रहता है। अब क्योंकि हीमोग्लोबिन एक प्रभावशाली कारक बनाता है, ये बफर सोल्यूशन बनाता है अब हीमोग्लोबिन, है ना, जिस अम्ल क्षार मध्यक होता है ना, तथा बाइकार्बोनेट आयन क्या होते हैं, अधिक विसरणशील होने के कारण RBC कणिकाओं में विसरित होकर के किस में आ जाते हैं, प्लाज्मा में आ जाते हैं। इस समय रुधिर का सामान्य तथा विद्युत तटस्थता बनाए रखना आवश्यक होता है, इसलिए जितने बाइकार्बोनेट आयंस लाल रुधिर कणिकाओं में जाते हैं उतने ही क्लोराइड आयन जो होते हैं वो क्या करते हैं, पूर्ति करने के लिए कोशिका द्रव में आ जाते हैं, रुधिराणु के कोशिका द्रव में आ जाते हैं, ठीक है। निकले तो कौन से आयन आपके निकले थे इसमें से, प्लाज्मा में से, इसमें निकले आपके बाइकार्बोनेट्स आयन, है ना, और वापस कौन से आए आपके, क्लोराइड आयंस। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इसीलिए इसको बोला जाता है क्लोराइड शिफ्ट भी बोला जाता है, और हैमबर्गर क्रिया भी बोला, हैमबर्गर क्रिया या क्लोराइड शिफ्ट क्रिया इसको बोला जाता है। बाइकार्बोनेट आयंस रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित सोडियम और पोटेशियम के साथ मिलकर के क्या बना लेते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट का निर्माण करते हैं। प्लाज्मा में घुलित अवस्था में CO2 प्लाज्मा में ऑक्सीजन की अपेक्षा 20 गुना अधिक घुलती है, पहले भी आपने को बताया हुआ है ये। तो रुधिर प्लाज्मा के जो जल से क्रिया करके क्या बना लेती है, कार्बोनिक अम्ल बनाती है। इस अवस्था में कार्बन डाइऑक्साइड का केवल 7% परिवहन होता है। तो यहाँ तक ये बात अपनी हो गई कि किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। बाकी प्रश्न हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू। तब तक आप इन प्रश्नों को दोहराइए और अपनी कॉपी में लिखिए। थैंक यू।